अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज जिस्मो जान पर सख्ता तारी करती एक खौफनाक कहानी। बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे मौसम में अपनी कार लेकर अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ। ये अगस्त का महीना था और अगस्त में तो वैसे भी मतवातर बारिशें होती हैं। ये उस महीने की पहली बारिश थी। कुछ देर तो मैं घर पर ही इस बारिश से लुत्फानंदोज होता रहा, मगर फिर अपनी गाड़ी लेकर नामालूम मुकाम की तरफ निकल पड़ा। मेरी गाड़ी वीरान और सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। ताहद्दे नज़र हर तरफ खेत थे, कुछ 2-4 मकान भी थे, मगर मूसलाधार बारिश की वजह से वो बहुत धुंधले दिखाई दे रहे थे। इस मूसलाधार बारिश में मुझे इस वीरान और सुनसान माहौल से बहुत लुत्फ आ रहा था। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक ड्राइविंग करता रहा, बस अपने मज़े में मस्त आसपास से बेखबर वीरान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। छोटी मोटी पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी गाड़ी जूं की तूं रवां दवां थी। एक नामालूम मुकाम पर मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। मैं अब काफ़ी ऊंचाई पर था। नीचे गहरी खाइयाँ थीं। बारिश अब भी जारी थी और इस मौसम ने यहाँ का समा मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। कुछ देर मैं वहाँ खड़ा रहा और लुत्फानंदोज़ होता रहा। वहाँ से आगे सड़क और भी ऊंचाई पर जा रही थी। मेरा दिल चाहा कि काफ़ी ऊंची जगह जाकर इस जन्नत नज़ीर वादी का नज़ारा करूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे रवाना हो गया। थोड़ा सा आगे कुछ ऊंचाई पर एक मोड़ था जिसका मुझे बिल्कुल ख्याल न रहा, और ऊपर से काफ़ी तेज़ी से आती हुई कार को देखकर एक लम्हे के लिए मैं बौखला गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ पर अगर मैं ब्रेक लगाता तो वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा जाती, और अगर ना लगाता तो मैं गाड़ी समेत गहरी खाई में जा गिरता। मैंने घबराहट के आलम में स्टीयरिंग घुमाया। मेरी गाड़ी काफ़ी रफ्तार के साथ साइड पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर के साथ टकरा गई। दूसरी गाड़ी आकर मेरी गाड़ी की पिछली जानब टकराई और उड़ती हुई खाई में जा गिरी। मेरी गाड़ी ने 2 कलाबाजियाँ खाईं और कुछ दूर तक सिरकती चली गई। मुझे काफ़ी चोटें आईं, सर से खून का फवारा उबल पड़ा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा बच गया हूँ, वरना मैंने तो अपनी मौत वाज़े तौर पर देख ली थी। कुछ देर तक मैं यूं ही गाड़ी में फंसा रहा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गनूदगी के आलम में मैंने देखा कि एक बूढ़ा मुझे गाड़ी से निकाल रहा है और साथ साथ मेरे जिस्म पर बहते हुए खून को चाट रहा है। यह हकीकत थी या ख्वाब, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक झोंपड़ी नुमा कमरे में पड़ा हुआ था। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया मेरे करीब बैठे हुए थे। बूढ़े की शक्ल देखकर मुझे कुछ याद आ गया। ये वही बूढ़ा था जिसने मुझे गाड़ी से निकाला था। उन्होंने मेरे ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करवा दी थी। मुझे होश में आता देखकर वो बूढ़ा मेरी तरफ बढ़ा, मुझे सहारा देकर बिठाया और गर्म दूध का एक प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वो दूध पी लिया, जिससे मेरे जिस्म में थोड़ी बहुत तवानाई आ गई। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकता हूँ? मैंने बूढ़े को मुखातिब होकर पूछा। आप हमें अपना मोहसिन कहकर शर्मिंदा न करें। वैसे मेरा नाम अब्दुल मालिक है और ये मेरी शरीक हयात अम्मारा है, उसने बुढ़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा। शाम होने वाली है, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने अपने घुटनों पर हाथ टेककर उठने की कोशिश की। ज़्यादा तकलीफ़ ना करें, जो कुछ आप लोग खाएंगे मैं भी वही खा लूँगा। मैंने बूढ़े को रोकने की कोशिश की। नहीं बेटा, तकल्लुफ़ किस बात का? तुम तो हमारे मेहमान हो, और मेहमानों के साथ तो ऐसा सलूक नहीं किया जाता ना कि उसे भूखा सुला दिया जाए। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं है और दूध तो आपने पिला ही दिया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ज़ख्मी भी हो, तुम्हारा बहुत सारा खून ज़ाया हो गया है। खाना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि तुम जल्द सेहतयाब हो सको। मैं आपका एहसान अंकल ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूँगा। एहसान किस बात का बेटा? ये तो हमारा फ़र्ज़ है, और सबसे बढ़कर तुम हमारे बेटे की तरह हो और अपनी औलाद पर वालिदैन एहसान नहीं करते, बल्कि ये तो उनका फ़र्ज़ होता है। ये कहते हुए वो बूढ़ा और बुढ़िया उस झोंपड़ी नुमा कमरे से निकल गए। मैं दिल ही दिल में खुश था। बड़े खिदमतगुजार लोग थे। मैं इनके एहसानों का बदला किसी भी तरह नहीं चुका सकता था। तकरीबन 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया।
1 घंटे बाद वो बूढ़ा कमरे में आया और कहने लगा, खाने का इंतज़ाम हो गया है बेटे, हमारा खाना बनाने में मसरूफ़ है, जैसे ही खाना तैयार होगा तीनों मिल बैठ के खाएंगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खाना क्या था, बस भुना हुआ गोश्त था, और वो भी इतना सारा कि एक बड़ा सा देगचा भर गया था। इतनी थोड़ी देर में आप इतना सारा गोश्त कहाँ से ले आए? मेरी ये बात सुनते ही बूढ़े को खांसी शुरू हो गई और उसके संभलने से पहले ही बुढ़िया बोल पड़ी, ये हिरन का गोश्त है, ज़ख्मी हिरन था इसलिए जल्द ही हमने उसका शिकार कर लिया। वैसे पहले तुमने कभी हिरन का गोश्त खाया है? नहीं आंटी, ये इत्तफाक पहली बार होगा जब मैं हिरन का गोश्त खाऊंगा। बड़ा लजीज गोश्त है, ये तुम खाना शुरू करो। बुढ़िया ने गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में चबाते हुए कहा। मैंने भी गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया था और खाना शुरू किया। वाकई बड़ा लजीज गोश्त था। इससे पहले मैंने इतनी लज्जत किसी और गोश्त में नहीं देखी थी। मेरे मुकाबले में वो बूढ़ा और बुढ़िया काफ़ी तेज़ तेज़ उस गोश्त को खा रहे थे। हालांकि वो बूढ़े थे और मैं सेहतमंद, उनके मुकाबले में मेरे दांत काफ़ी मजबूत थे, मगर फिर भी वो उस गोश्त को ऐसे चबा रहे थे जैसे किसी च्युइंगम को चबा रहे हों। मैंने गोश्त के 2-4 टुकड़े ही लिए थे, बाकी का सारा गोश्त वो दोनों हड़प कर गए। ऐसे लगता था जैसे वो दोनों बरसों के भूखे हों। ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में दर्द होने लगा तो मैं लेट गया। बुढ़िया ने वो खाली देगचा उठाया और बाहर जाने वाली थी कि ठोकर लगने से धप से ज़मीन पर आ गिरी और माथे पर चोट लगने से खून निकल आया। वो बूढ़ा उसे सहारा देकर बाहर ले गया। बाहर अब अंधेरा फैल गया था। मैं काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करता रहा, मगर उन दोनों में से कोई भी दिखाई न दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़का और एक लड़की कमरे में दाखिल हुए। दोनों की उम्रें लगभग 25 साल होंगी। लड़की के माथे पर भी ज़ख्म था जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। कौन है आप लोग? उनके अंदर आते ही मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। अरे बताया तो था दिन। लड़की ने उसे कोहनी मारी तो लड़के की बात अधूरी रह गई। मेरा नाम निगार है और ये मेरा शोहर शकील है। वो बूढ़ा और बुढ़िया जो दिन को आपके साथ रहे थे वो मेरी सास और ससुर हैं। वो दोनों कहाँ चले गए? यहाँ से कुछ ऊपर काफ़ी बड़ा जंगल है। वो दोनों वहाँ रात को पहरा देते हैं और दिन को हम दोनों, ताकि कोई भी शख्स दरख्त काट कर ना ले जा सके। आप लोगों ने खाना खाया है क्या? मैंने एक बार फिर पूछने की जहमत की। हाँ, हम खाना खा चुके हैं और बहुत थके हुए हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। तुम भी सो जाओ, सुबह को मुलाकात करेंगे। कमरे के दरवाजे के करीब आग का अलाव जल रहा था और यही अलाव कमरे की रोशनी का वाहिद जरिया था, मगर अब ये अलाव आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा था और थोड़ी देर बाद बुझ गया। कमरे में अब हरसू अंधेरा छा गया। वो दोनों मुझसे थोड़े से फासले पर शायद सो रहे थे। काफ़ी देर तक मैं यूं ही जागता रहा, फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह सादिक के करीब मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। कमरे में मेरे अलावा कोई दूसरा न था। वो लड़का और लड़की शायद जा चुके थे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा और बुढ़िया भी आ गए। बूढ़े के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारे फल थे। बेटा, हम तो रोज़ाना सुबह ये फल ही खाते हैं। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। बूढ़े ने टोकरी मेरे करीब रखते हुए कहा। मैंने आपको कल भी बताया था, बिला वजह तकल्लुफ़ मत किया करें। जो कुछ आप लोग खाएंगे मैं भी वही खा लिया करूँगा। ठीक है बेटा, हम तो चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो। बूढ़ा मेरे पास बैठकर कहने लगा और पास ही बुढ़िया भी आकर बैठ गई। बुढ़िया के सर पर भी पट्टी बंधी थी जिस तरह रात को उस लड़की के सर पर बंधी हुई थी। और हैरत की बात ये कि उस लड़की का ज़ख्म भी उस जगह था जहाँ पर इस बुढ़िया का था। मैंने टोकरी से एक सेब उठा लिया और उसे खाने लगा। गर्ज उन्होंने हर तरह मेरी खिदमत की। ये दिन भी गुजर गया। शाम होने में अभी कुछ देर बाकी थी। आज के दिन मैंने एक और हैरत अंगेज़ बात नोट की थी। वो ये कि बूढ़ा और बुढ़िया दिन को एक पल के लिए भी ना सोए थे, हालांकि वो सारी रात पहरा देते रहे हैं और आज मेरा उनके साथ दूसरा दिन था। इन 2 दिनों में मैंने उन्हें एक पल के लिए भी सोते हुए नहीं देखा था, यानी उन्हें जागते हुए मुसलसल 2 रातें और 1 दिन, जबकि आज दूसरा दिन भी गुजर गया था। अब ये दोनों बूढ़िया और बूढ़ा मुझे कुछ पुरस्कार से लगने लगे थे, मगर वो बराबर मेरी खिदमत किए जा रहे थे। मेरी तबीयत अब खासी हद तक ठीक हो गई थी, उठकर चल फिर सकता था। उस वक्त वो बूढ़ा और बुढ़िया कमरे में नहीं थे। मैं यूं ही टहलता हुआ बाहर निकल आया और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। ये झोंपड़ी काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई थी और इस झोंपड़ी के ऊपरी जानिब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। मैं उन चट्टानों के करीब चला गया। उन चट्टानों के दरमियान में एक सुरंग नुमा गार था।
میں اس غار میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بدبو کے بھپکے میرے نتھنوں سے ٹکرائے۔ میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا آگے چلا گیا۔ اندر کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک طرف انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک باہر سے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جلدی سے اس سرنگ نما غار سے باہر نکل آیا اور ان چٹانوں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ بوڑھا اور بڑھیا اسی طرف آ رہے تھے۔ بوڑھے نے اپنے کاندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ بھی ایک انسان تھا جو شاید بے ہوش تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا تو خوف کی سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ کیا یہ آدم خور ہیں؟ ہاں بالکل، یہ آدم خور تھے۔ تبھی تو بوڑھے نے اتنا بھاری وزن اٹھا رکھا تھا، ورنہ اس عمر میں تو انسان سے چلا بھی نہیں جاتا۔ غار کے قریب پہنچ کر بوڑھے نے اس آدمی کو نیچے پھینک دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ ان دونوں کی شکلیں اب تبدیل ہو چکی تھیں۔ اب بوڑھے اور بڑھیا کے بجائے وہاں نگار اور شکیل احمد کھڑے تھے جو کل رات کو جھونپڑی میں آئے تھے۔ بڑی حیران کن بات تھی، دن کو بوڑھے، رات کو جوان۔ مجھے یہ چکر بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میرے لیے اب ان سے چھٹکارا پانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ میں 2 دنوں سے ان آدم خوروں کے چنگل میں تھا اور اب معلوم نہیں یہ کسی بھی وقت میری تکا بوٹی کر کے کھا جاتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم نے اس لڑکے کو کیوں اپنے کمرے میں پال رکھا ہے۔ یہ نگار کی آواز تھی، ورنہ ہم نے تو کبھی اپنے شکار کو اتنا نہیں پالا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اسے پالنے کا، مگر اس لڑکے کا خون بہت لذیذ ہے اور برسوں بعد میری زبان نے ایسا ذائقہ چکھا ہے۔ اس کے جسم کا بہت سارا خون نکل گیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا شکار کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ایک آدھ دن انتظار کر لیتے ہیں، جب تھوڑا بہت خون اس کے جسم میں جمع ہوگا تب اس کا شکار کریں گے۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر مجھ پر تو لرزے کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے ہر صورت ان کے چنگل سے نکلنا تھا۔ میں واپس جھونپڑی میں چلا گیا۔ میری نظریں کسی ایسی چیز کی متلاشی تھیں جو میرے بچاؤ کا سبب بن سکتی تھیں۔ ایک کونے میں دیا سلائی کی ایک ڈبیا، ایک کلہاڑی اور چھوٹے موٹے چاقو پڑے تھے۔ میں نے وہاں سے دیا سلائی کی ڈبیا اور کلہاڑی اٹھا لی اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جھونپڑی میں آئے۔ میں نے یکدم دونوں کے اوپر کلہاڑی کا وار کیا۔ میرے دونوں وار کارگر ثابت ہوئے۔ وہ دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں جلدی سے جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور اس کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ اندر سے دونوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ فوراً ہی میں نے اس جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ آگ نے پوری جھونپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں جھونپڑی سے دور ہٹنے لگا، نکاہت سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دفتن میں زمین پر گر گیا۔ اب میرا وہاں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہ دونوں میرے محسن بھی تھے، مگر ان کا کام انسانیت کے خلاف تھا۔ جھونپڑی دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور جھونپڑی سے ایسی چیخو پکار آ رہی تھی جیسے بہت سارے جانور مل کر بین کر رہے ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں صرف راکھ کا ڈھیر تھا۔ میری سمجھ میں تو اب تک نہیں آ رہا تھا کہ وہ بوڑھا اور بڑھیا جنات تھے، آدم خور تھے، کون تھے۔ بس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر جلدی سے مین سڑک کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔